ओके हाय ऑल। तो आज जो है हम करने वाले हैं अकाउंटेंसी के 200 क्वेश्चन की सीरीज को, जो कि आपके जो भी आप भैया अगर आप यूजी या पीजी के लिए या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और उसमें आपका कॉमर्स एक पार्ट है, तो अकाउंटेंसी के 200 क्वेश्चन की सीरीज को हम करेंगे 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब मैन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग में जो हमारा लास्ट प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो जो लास्ट प्रोसेस हमारा होता है अकाउंटिंग में, वो कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। एट द लास्ट आप क्या करते हो, जो भी आपको जब पता चल जाता है कि आपके फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिट लॉस कितनी है, तो आप जो भी इंटरेस्टेड पार्टी हैं उनको क्या करते हो, उनको कम्युनिकेट कर देते हो। गुडविल किस तरह का अकाउंट होता है, तो हम सभी को पता है कि गुडविल रियल अकाउंट होता है। इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर, तो इंटरनल यूजर कौन होंगे, तो क्रेडिटर कौन सा होता है, क्रेडिटर जो होता है आउटसाइडर होता है, कोई भी इन्वेस्टर जो होगा वो आउटसाइडर होगा। रिसर्चर भी कौन होते हैं, आउटसाइडर होते हैं। मैनेजर जो होता है ये वो होते हैं जो बिजनेस के एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं, तो यही हमारे क्या होंगे, यही हमारे इंटरनल यूजर कहे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि कैश गुड या एसेट, अगर कुछ भी जो हमारे एसेट्स वगैरह हैं, अगर कुछ भी प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जा रहा है तो ये कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो प्रोप्राइटर के द्वारा कोई भी चीज़ अगर बिजनेस में दी जा रही है तो हम वो भले इन द फॉर्म ऑफ कैश हो या गुड्स हो या फिर असेट्स हो, हम उसको हमेशा कैपिटल की तरह ट्रीट करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर हम एक ही तरह का कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट कर रहे हैं और कॉमन फॉर्मेट को यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या बताता है। तो हमको पता है कि जब हम एक होमोजीनियस या फिर हम कहते हैं कि सेम, जैसे आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम सेम जो भी हमारे मेथड्स होते हैं उसको हम हर साल यूज़ करते हैं। हर साल हम एक जैसे मेथड्स यूज़ करते हैं ताकि हम कंपेयर कर सके अपने प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में। तो ये इसका जो होगा वो कंपेरेबिलिटी होगा। बेसिक फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो इसका जो बेसिक फंक्शन होता है हम सभी जानते हैं कि ये रिकॉर्ड करता है बिजनेस ट्रांजेक्शन को, जो कि मॉनेटरी टर्म में रिकॉग्नाइज किया जा सके या वैल्यू किया जा सके। पेनोर ऑफ अकाउंटिंग किसको कहते हैं, तो लुकास पैसियोली को कहते हैं। बात करते हैं बुक कीपिंग की, तो बुक कीपिंग का नेचर क्या होता है। तो बुक कीपिंग दोनों, मतलब दोनों इन द सेंस कि आर्ट और साइंस दोनों होता है बोथ। तो इसमें थर्ड आंसर आपका हो जाएगा। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो देखो उसने फर्नीचर खरीदा है 10,000 का मॉनेटरी टर्म में, वो हो रहा है पेड किया है 5,000 का, कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म में। सन की फी दी है 2,000 की, कर सकते हैं पेड वन सन्स फी फॉर हर पर्सनल बैंक अकाउंट। आप मुझे बताओ कि क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। उसने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से अपनी सन की फीस पेड की है, तो वो ये बिजनेस का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बिजनेस का ना तो कैश गया ना ही कोई विड्रॉ किया गया, तो ये हमारा क्या होगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। अभी कह रहा है जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस। कह रहा है इनमें से किसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसमें जो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है इसका हमेशा आपको क्रेडिट बैलेंस मिलेगा। जब भी आप अगर आपने लेजर वगैरह बनाया होगा तो आई एम श्योर कि आपको ये याद होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड वैल्यूएबल सर्विसेज टू मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग। किसको परफॉर्म करने में जो मैनेजमेंट अकाउंट होता है वो एक सर्विस प्रोवाइड, मतलब सर्विस की तरह काम करता है। तो जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं उनके लिए, तो पहला हमारा सही हो जाएगा। कह रहे द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन सिस्टमेटिक मैनर इन अ सेट ऑफ बुक इज कॉल्ड। तो जब भी हम किसी चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं तो उसी को हम बुक कीपिंग कहते हैं। आप सबने ये पढ़ रखा है, आपको पता है, आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये जो है ये सिर्फ एज अ रिवीजन है ताकि आप ये समझ पाओ कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है आने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। अगर आप बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से जब अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हो तो वहाँ पे क्या होगी, लोग उसको देख के इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रही है, यहाँ पे अंडरस्टैंडेबिलिटी आपको दिख रही है, तो हमारा पहला हो जाएगा। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट।
तो क्वालिटी ऑफ स्टॉक नहीं होगा रिकॉर्ड, क्यों नहीं होगा? सेल ऑफ गुड हम मॉनेटरी टर्म में करेंगे, पेमेंट भी हम कर सकते हैं, परचेज गुड करेंगे तो कितने का किया ये हमको पता होगा, पर क्वालिटी ऑफ स्टॉक हम इसको मेजर नहीं कर सकते इन द टर्म ऑफ मनी, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। बात कर लेते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड होते हैं अगर, तो वो क्या होते हैं? डिस्काउंट मतलब कब रिसीव होंगे? देखो, बायर ऑफ गुड ग्रांटेड डिस्काउंट बाय द सेलर, जैसे कि आप खरीद रहे हो, सेलर से आप खरीद रहे हो, तो आपको अगर उसने कहा कि ठीक है तुम मुझे 100 की जगह 90 दो, तो वो 10 जो रुपये वो छोड़ रहा है आपको, वो डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। मैं नीचे के क्वेश्चंस नहीं करा हूँ, मेन मेन आंसर करा रही हूँ ताकि आप नीचे के क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि वीडियो फिर लेंथी हो जाएगी इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट कह रही हूँ, रिजल्ट इज कॉल्ड। तो जब हम सारी चीज़ों को, जिसमें कि हमारा रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग सारे प्रोसेस आ जाते हैं, तो इसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं यार, इतना तो पता होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेट दैट अकाउंट में बी मैनिपुलेटेड टू कंसील वाइटल फैक्ट्स। तो अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, ओके नहीं। अकाउंटिंग इग्नोर प्राइस लेवल चेंज, नहीं। अकाउंटिंग इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, तो हम सभी को पता है विंडो ड्रेसिंग, आपको पता होगा, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और नहीं पता है, पता तो होगा यार, तुम लोगों ने पढ़ा है, और नहीं पता है तो अभी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा ये समझा दूंगी। नेक्स्ट की बात करते हैं, कह रहा था अनसोल्ड जो मर्केंडीज है ऑफ बिजनेस ऑन पर्टिकुलर डे इज कॉल्ड। अगर एक दिन के अंदर जो भी आप अपनी गुड्स सोल्ड करते हो, मतलब बनाते हो, सॉरी, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसी को हम स्टॉक या इन्वेंट्री बोलते हैं। ड्राइंग अकाउंट इज अ, तो ड्राइंग अकाउंट कैसा होता है? ड्राइंग पर्सनल अकाउंट होता है, हम सभी जानते हैं, क्योंकि ड्राइंग को विड्रॉ कौन करता है? प्रोप्राइटर करता है, और प्रोप्राइटर को हम पर्सनल की तरह ट्रीट करते हैं। अकाउंटिंग की लैंग्वेज क्या है? तो अकाउंटिंग, सॉरी, अकाउंटिंग किसकी लैंग्वेज है, या फिर अकाउंटिंग, हाँ, अकाउंटिंग किसकी लैंग्वेज है? तो अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की लैंग्वेज है। क्या आउट ऑफ द फॉलोइंग असेट्स विच वन इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट? इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम देख या टच नहीं कर सकते। तो पेटेंट को हम नहीं देख सकते, गुडविल को भी हम नहीं देख सकते, ट्रेडमार्क को भी हम देख या नहीं कर सकते, पर मशीनरी को हम देख सकते हैं और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, हम उसको टच भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर विल बी मशीनरी। क्या है यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट? ये हमने पीछे कर लिया है, तो आपको पता होगा, क्वेश्चन रिपीट कर गया है। ओके, कह रहा था प्राइमरी क्वालिटी दैट मेक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग आर। तो ये कैसी, ये क्या है? तो जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, रिलेवेंस एंड फ्रीडम होना फ्रॉम बायस, नहीं, ये नहीं है। कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, नहीं। रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी होना चाहिए, तभी तो आप उसको क्या कर सकते हो, कंपेयर करोगे और वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन का काम करेगी कि आपके जो भी स्टैंडर्ड थे वो आपके एक्चुअल गोल, जो भी आपने एक्चुअल में किया उससे आपके स्टैंडर्ड से वो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट का क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। तो यहाँ कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहता है? वो कहता है कि असेट्स आर रिकॉर्ड एट द वैल्यू पेड फॉर परचेज इट या एक्वायरिंग इट। आप कह सकते हो कि मतलब जिस वैल्यू पे इनको खरीदा गया है हम उसी वैल्यू पे इसको रिकॉर्ड करेंगे। ओके, द ट्रेडिंग इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अंडर विच एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग? तो ये दोनों ही हमको पता है कि समराइजिंग के अंदर हम प्रिपेयर करते हैं। कह रहा है मीनिंग ऑफ क्रेडिटेबिलिटी ऑफ गोइंग कंसर्न इज, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है कि जो आपका बिजनेस है वो कंटिन्यूअस चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये मानते हो कि वो बहुत लंबा चलेगा, लॉन्ग टाइम तक चलेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने बिजनेस किया और कल आपका बिजनेस गायब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी जो लाइफ होती है उसको आप हम मानते हैं कि वो कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहे हैं द कॉन्सेप्ट दैट अ बिजनेस इंटरप्राइजेज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेट इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज। तो कह रहे हैं कि अगर, तो देखो अभी ऐसे आपसे वो क्वेश्चंस करेगा, आप जो भी आपके प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन दिए गए हैं प्लीज़ आप उनको पढ़ के जाना, क्योंकि आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे और वो आपसे ये पूछेंगे कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो वो जो है इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पे वो दे रहा है कि आप जो है बिजनेस इंटरप्राइजेज को क्या कर रहे हो, ये इतनी जल्दी लिक्विडेट नहीं हो रहा है, ये फ्यूचर तक चलेगा। तो फ्यूचर तक चलेगा का मतलब है कि आप गोइंग कंसर्न जो आपके प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट है आप उसको मान रहे हो कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलने वाले हैं गाइस, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। कह कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक इन टू अकाउंट,
कंजर्वेटिज्म का मतलब ही आप याद कर लो, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इवन अगर आप लाइफ में कभी इंटरव्यू वगैरह देने जाओगे तो सबसे ज़्यादा ये जो है पूछा जाता है। तो जब भी आपको कंजर्वेटिज्म मिले तो इसका मतलब होता है कि फ्यूचर के जितने भी लॉस होंगे ना हम उसको कंसीडर करेंगे, बट जितने भी प्रॉफिट होंगे हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे। देयर इज अ नंबरिंग मिस्टेक, ओके कोई बात नहीं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो कह रहा बुक कीपिंग पार्ट नहीं होता है, अकाउंटिंग का होता है यार। द टर्म बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग कैन बी इंटरचेंजेबली, नो, ये एक दूसरे से इंटरचेंज हो सकते हैं नहीं, क्योंकि बुक कीपिंग इसका क्या होता है, ये दोनों ही क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को कर सकते हैं। आप कह रहे हैं नहीं कर सकते हैं, सॉरी। फिर कह रहे हैं अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, नहीं, बुक कीपिंग किसका पार्ट होता है, अकाउंटिंग का। तो ये सारे गलत है। अभी आप यहाँ देखो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग वास्ट है, मतलब वाइड, अकाउंटिंग जो है वो एक आप कह सकते हो ब्रॉड टर्म है, और इसमें जो होता है बुक कीपिंग इसके अंदर होता है। तो बुक कीपिंग क्या होगा, अकाउंटिंग का एक पार्ट होगा। नेक्स्ट की बात करें, द अमाउंट ड्रॉन बाई बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, तो जब भी पर्सनल लग जाए आंख बंद करके ड्राइंग मारना और कुछ नहीं मारना। अगर पर्सनल निकाल दिया है और बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ कर रहा है कुछ भी, आप उसको ड्राइंग ही ट्रीट करोगे। कह रहा है इंफॉर्मेशन अबाउट टू डिफरेंट इंटरप्राइजेज हैज बीन प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेड इन अ सिंपल मैनर, द इंफॉर्मेशन एग्जिबिट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ दे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर इनकम टैक्स अकाउंटिंग पीरियड इज, ये तो तुम लोगों ने पढ़ रखा है, हम सभी को पता है कि जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड का फाइनेंशियल ईयर होता है वो 31 अप्रैल तो 31 मार्च आता है। IFRS क्या करते हैं, तो जो आई हमारा इंडियन, हाँ जो भी, अभी मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, इसका एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। तो जो भी IFRS है वो क्या करते हैं, तो जो भी हमारे प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो IFRS ही है। जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पता होगा कि 26 जो इंटेंजिबल की बात करते हैं एंड वगैरह वगैरह, अभी इतना मुझे नहीं याद है अच्छे से। ओके, अब बात कर लेते हैं द बेसिक अकाउंटिंग पोस्टुलेट आर डोनेटेड बाय, तो जो पोस्टुलेट हैं वो मतलब क्या दिखाते हैं, तो वो जो भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो उन्हीं की बात करता है। कहीं भी पोस्टुलेट दे अगर तो आप समझ जाना कि वो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। क्या ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, अरे यार, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन अकाउंटिंग entity accounting produce financial statement in accordance with the which basic accounting concept, तो कह रहा है कि जो आप लाइफ टाइम ऑफ कोई भी अकाउंटिंग जो भी आप प्रोसीजर करते हो तो किसके उस पर करते हो, बेस पे करते हो, किस कॉन्सेप्ट पे, तो अकाउंटिंग पीरियड के कॉन्सेप्ट पे हम करते हैं, जो कि बेसिकली आप क्या मानते हो 31 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो हम सभी को पता है कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आपकी एसेट्स क्या होगी, हमेशा आपकी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होगी। इस फॉर्मूले को याद कर लेना, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम बाद में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार प्लस क्या लायबिलिटी प्लस एसेट्स था या क्या था। तो आप याद रखो कि बैलेंस शीट में जो एसेट साइड होता है वो, और लायबिलिटी प्लस कैपिटल इधर हम लिखते हैं ना, तो एसेट्स और लायबिलिटी प्लस कैपिटल हमेशा इक्वल होने चाहिए। अब कह रहा है कि लायबिलिटी अराइजेज बिकॉज ऑफ, लायबिलिटी क्यों होती है, जब हम किसी से कोई चीज किस पे करेंगे, बोरो करेंगे, उसको पेड नहीं करें, उसको कहें कि यार हमें क्रेडिट पे दे दो, तो वो तब हमारी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, हम क्या, वो हमारा क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा, सिंपल। सॉरी, इन इंडिया द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वॉज सेटअप इन द ईयर, इंडिया में कब अकाउंटिंग बोर्ड सेटअप हुआ था, तो वो 1977 में सेटअप हुआ था। हो सकता है कुछ जनरल क्वेश्चन भी अकाउंटिंग से रिलेटेड आपसे पूछ ली जाए, जैसे फादर पूछ सकता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी का पूछ सकता है, तो आप इंटेंजिबल डेप्रिसिएशन वगैरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख के जाना। ओके, कह रहा विच ऑफ इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, तो मैटेरियलिटी जो है ये अजम्पशंस नहीं है, बाकी सारे हमारे गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल बेसिस ये सारे क्या है हमारे अजम्पशंस हैं। कह रहा विच ऑफ द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेट दैट द अकाउंट में बी मैनिपुलेटेड टू कंसील वाइटल इन्फॉर्मेशन, तो ये हम ऊपर कर चुके हैं कि अगर हम बहुत सारी चीज़ों को फैक्ट को छिपाना हो तो हम किसके द्वारा उसको कर सकते हैं, विंडो ड्रेसिंग के द्वारा कर सकते हैं। सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं बट कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट करेंगे रिटर्न इनवर्ट। हाँ, सबसे ज़्यादा हम कंफ्यूज होते हैं कैरीज, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो आप कैरीज इनवर्ट, कैरीज आउटवर्ड
एंड रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड में आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हो। तो देखो, रिटर्न इनवर्ड की बात करेगा तो सेल्स याद कर लो, सेल्स याद कर लो। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, ठीक है। और अगर कैरिज इनवर्ड आ जाए तो मतलब उसका होता है कि वो आपका क्या है, वो आपका परचेज वाला कैरीज है। और अगर कैरीज आउटवर्ड है मतलब आपने सेल के लिए कैरीज पेड किया है। तो इन दोनों के साथ कंफ्यूज मत होना, ये सारे टर्म्स बहुत ज़्यादा आपको क्या कर देते हैं, मेन एग्जाम टाइम में कंफ्यूज कर देंगे, क्योंकि आपको लगेगा मैंने पढ़ा सब है पर आता कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट करेंगे आईएएसबी अपॉन कमिंग इनटू एग्जिस्टेंट हैज अडॉप्टेड। क्या उसने अडॉप्ट किया, तो उसने जितने भी आईएएस हैं एंड एसआईसी हैं ये अडॉप्ट किए हैं। गूगल पे जाके सर्च करना कि ये क्या है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक को बहुत डिटेल में वो कर पाऊँ, समझा पाऊँ। नेक्स्ट करेंगे अमंग द फॉलोइंग असेट्स विच वन इज फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है, देखो ऑल वेल्स जो हैं, पेटेंट्स हैं, गुडविल है, तो ये सारे क्या है, ये सारे आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं। सॉरी, ये दोनों इंटेंजिबल हैं और ये ऑयल वेल्थ जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा नेचुरल एसेट्स है। बट डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है आपको पता है, यही हमारा फिक्टिशियस एसेट्स है, क्योंकि जो हमारी प्रॉफिट होती है वही हमारा फिक्टिशियस एसेट्स होता है। ओके, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन द जनरल इज कॉल्ड। जब भी उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें हम जनरल में जो भी रिकॉर्डिंग है उनको करते हैं तो उनको हम जनरलाइजिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट करेंगे क्या, द सेल बुक, द सेल्स बुक इज अ पार्ट ऑफ। सेल्स बुक किसका पार्ट होता है, जनरल का पार्ट होता है, ऑब्वियस सी बात है। सेल्स बुक हम कब बनाते हैं, जब सेल्स बहुत लार्ज होने लगे, लार्ज क्वांटिटी में, तो एक हर बार एक ही रिकॉर्डिंग करने से बढ़िया है कि हम एक अकाउंट बना लें, एक बुक बना लें, तो इसलिए हम सेल्स बुक बनाते हैं। कह रहा विच अकाउंट विल बी डेबिटेड इन केस ऑफ वेजेज आर पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, जब भी इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी दे दे, प्लांट दे दे, और उसके साथ बोले कि आपने वेज पेड किया, आपने उसको रिपेयर पे उसकी इतना खर्चा किया, तो जब भी इंस्टॉलेशन वर्ड आपके साथ जुड़ जाए ना, वही अकाउंट आपका डेबिट होगा, क्योंकि हम ऐसा मानेंगे कि हमने उसका जो भी वो असेट्स है उसको खरीदने में उतना पैसा लगाया है। तो कभी भी इसके साथ कंफ्यूज मत होना और वेजेस को एज अ नॉमिनल अकाउंट मत ट्रीट करना, वो आपके मशीनरी के कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा और उसको हम मशीनरी या प्लांट की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, नेक्स्ट कहते हैं हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन द लेजर। लेजर में एक साइड में कितने कॉलम होते हैं, तो 4 होते हैं, ये याद रखना। वो टोटल पूछेगा तो आप वन साइड में अगर 4 होते हैं तो दो बोथ साइड के कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कह रहे द फॉलोइंग अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस। किसका डेबिट बैलेंस होता है, तो बिल्डिंग क्या होती है यार, बिल्डिंग हमारा असेट्स है, तो असेट्स हमेशा क्या होंगे, डेबिट बैलेंस होगा इसका हमेशा। बाकी क्रेडिटर, कैपिटल और ये लोन, ये क्या है, ये हमारी लाइबिलिटी है, तो इसका कभी डेबिट बैलेंस नहीं आने वाला है, ये हमेशा क्रेडिट रहेगा। कह रहा विच सॉरी कह रहा विच अकाउंट विल बी डेबिटेड इन केस ऑफ विच, सेम क्वेश्चन रिपीट। ओके, क्या नेम ऑफ द ट्रांजेक्शन दैट इज रिकॉर्डेड इन द, सॉरी, नेम द ट्रांजेक्शन दैट इज रिकॉर्ड बोथ द साइड ऑफ कॉस्ट बुक साइमल्टेनियसली। एक साथ जब दोनों कैश बुक में बोथ डेबिट साइड भी हम एंट्री करें और क्रेडिट साइड भी हम एंट्री करें, एक साइड आपका कैश हो और एक साइड आपका बैंक हो, तो वहाँ पे उस ट्रांजेक्शन को क्या नाम देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैश बुक से है, तो इसको हम कहते हैं कंट्रा एंट्री, और जिसको हम सी को सर्कल के अंदर लिख के दिखाते हैं। तो ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा, तो इसको आप याद रखना। ओके, उसके बाद कह रहे द बैलेंस ऑफ गुड्स अकाउंट इज ट्रांसफर टू, तो जो भी गुड्स के अकाउंट के बैलेंस होते हैं उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जनरल इज अ बुक ऑफ इन अकाउंटिंग। जनरल कैसी होती है, ओरिजिनल एंट्री की बुक्स होती है। ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर क्लोज टू, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम किसके द्वारा क्लोज करते हैं, प्रॉफिट लॉस में ले जाके उनको हम क्लोज करते हैं, उसी में तो रिकॉर्ड करते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सप्रेशन की। जनरल प्रॉपर जो होता है उसमें क्या क्या कौन कौन सी एंट्री इंक्लूड होती है, तो सेल ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट इन वो होता है, इंक्लूड होता है। हाँ, आई एम श्योर यही इंक्लूड होता है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। व्हाट स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हाइल क्लोजिंग अ ड्राइंग अकाउंट। जब भी हम ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करेंगे तो ड्राइंग अकाउंट किससे होता है, कैपिटल जो आपका पार्टनर होगा उसी का अकाउंट, तो हम क्या करेंगे, उसी के अकाउंट को तो हम डेबिट करेंगे। तो जब भी हमको अगर ड्राइंग मिल रहा है और पूछ रहा है कि हम किसके साथ उसको क्लोज करेंगे, तो पार्टनर के कैपिटल के साथ हमेशा क्लोज होगा। 56 के मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अभी हम 56 पे आ चुके हैं।
बहुत मेहनत किया है मैंने, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। कह रहा इफ़ अ फर्म बोरो अ सम ऑफ मनी देयर विल बी, तो देखो अगर वो बोरो कर रहा है तो कैपिटल पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, पड़ने वाला है। उसका जो कैश है वो बढ़ेगा और साथ ही साथ जो उसकी लाइबिलिटी है वो बढ़ेगी। कैपिटल पे कोई भी अफेक्ट नहीं होने वाला है, तो आप ये याद रखिएगा। कह रहा है पेमेंट टू क्रेडिटर मीन्स अगर क्रेडिटर को आप पेमेंट दे रहे हो तो क्या दे रहे हो, पैसे में दोगे कैश या बैंक के फॉर्म में दोगे, तो आपका एसेट्स डिक्रीज होगा और साथ ही साथ आपका क्रेडिटर था ना तो आपके लिए वो लाइबिलिटी था। अब जब आप उसको पैसे दे रहे हो तो आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है क्रेडिट बैलेंस इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इंडिकेट करे। तो अगर बैंक कॉलम की कैश बुक में अगर क्रेडिट बैलेंस है तो हमको पता है कि कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो हमारे लिए फेवरेबल होता है और क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो अनफेवरेबल होता है। अनफेवरेबल का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, और इसका जस्ट अपोजिट आपके पासबुक के साथ होगा। तो आप इन सब अगर बैंक रिकॉन्सिलेशन से क्वेश्चन आएंगे तो यही आने वाले हैं कि क्रेडिट है तो क्या होगा, अनफेवरेबल का मतलब क्या होगा। तो आप इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और कुछ नहीं। कह रहा था कैश बुक मीन फॉर रिकॉर्डिंग पेटी एक्सपेंसेस इज कॉल्ड। पेटी एक्सपेंसेस आई एम श्योर कि आपने पढ़ रखा होगा क्योंकि ये 11th के बेसिक्स हैं, तो पेटी कैश बुक में ही हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, आपको पता है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। कह रहा इसमें से कौन सा इक्वेशन करेक्ट है। तो हमको पता है कि इक्वेशंस क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है कि असेट्स इज इक्वल टू, असेट्स किसके बराबर होती है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती है। कह रहा विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर के द्वारा कुछ भी बिजनेस से निकाला जाएगा तो हम ड्राइंग अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑन गिविंग कैश डोनेशन। जब आप डोनेशन दोगे तो डोनेशन दोगे तो वो पूछ रहा है कि क्रेडिट क्या होगा। तो क्रेडिट क्या होगा, आपका कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो कैश कैसा है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में जब भी कोई चीज़ बाहर जाती है वो गोज आउट, वो क्रेडिट होती है, तो हमारा कैश ही क्रेडिट होगा। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटर्ड इन कैश बुक। कह रहे इसमें से कौन से कैश बुक हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम उसमें सारे कैश ट्रांजेक्शन और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करें। क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए हम कैश बुक नहीं बनाते हैं। तो हम जो पहला है वो हमारा फर्स्ट आंसर जो है वो सही हो जाएगा। कह रहा अमाउंट विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज विल बी कैश एंड कैपिटल। तो क्या करें, अगर वो निकाल रहा है, अगर वो विड्रॉ करेगा, तो अगर वो कैश निकाल रहा है तो आपके एसेट साइड पे कैश जाएगा। और हमें पता है कि जब भी पार्टनर विड्रॉ करता है तो हम उसका जो कैपिटल, पार्टनर कैपिटल अकाउंट है उसको डेबिट करते हैं, मतलब उसका कैपिटल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। कह रहा अ लेजर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो लेजर हमको पता है कि जब हम जनरल एंट्रीज कर लेते हैं तो उन्हीं के बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। कह रहे द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन है वो हम किसकी बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, तो जो भी वाउचर्स होते हैं उन्हीं की बेसिस पे जितनी भी जनरल एंट्रीज हैं और जो भी ट्रांजेक्शन है उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। कह रहा गुड परचेज ऑन कैश आर रिकॉर्डेड इन। कह रहा है कि कोई भी गुड जो कि आप कैश पे कैश से परचेज करें उसको आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे। तो उसको अगर हम कैश परचेज किए तो हमको पता है कि उसको हम ये सारे ही क्या होते हैं, ये सारे ही क्रेडिट के लिए बनते हैं, एक्सेप्ट दिस। तो कैश बुक ही कैश के लिए बनाया जाता है। तो जब हम गुड कैश में परचेस करेंगे तो हम कैसा कैश बुक बनाएंगे, सिंपल। कह रहा विच अकाउंट विल बी डेबिटेड इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस कैश। बिजनेस के कैश से वो अपना पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पेड कर रहा है। तो पर्सनल जब भी वो अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का कैश या कुछ भी यूज करेगा उसको हम एज अ ड्रॉइंग ट्रीट करेंगे। कह रहा बैलेंसिंग ऑफ अकाउंटिंग मीन्स। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट का मीन्स होता है कि जो भी आपके टोटल डेबिट एंड क्रेडिट है उनके बीच का जो डिफरेंस आता है उसी को हम बैलेंसिंग करना कहते हैं, ताकि उन दोनों के बैलेंस को मैच कराएं। वो प्रॉफिट या लॉस होता है या फिर आप बैलेंस, हाँ आप समझ जाओ पीएल में वो प्रॉफिट लॉस होता है। कह रहा इनकम टैक्स किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा, तो ये हमारे लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैशबुक डज नॉट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ। कैशबुक किस नेचर का ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड करेगा, तो हमको पता है नॉट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ। क्रेडिट नेचर का ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड करेगा। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, जस्ट अ मिनट। आई थिंक इसका आंसर हो जाएगा, हाँ वो किस नहीं करेगा, नहीं करेगा तो क्रेडिट नेचर को रिकॉर्ड नहीं करेगा, सिंपल। ओके जस्ट अ मिनट प्लीज।
फिर विच अकाउंट विल बी डेबिटेड इन केस ऑफ वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन। अगेन यही क्वेश्चन आया। तो इसका मैंने बताया कि आप वेजेज पेड करो, रिपेयर करो, कुछ भी करो, आप ट्रेड चार्ज तो एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, वो सारे उन सारे केस में मशीन प्लांट जिसकी भी बात कर रहा है वही आपका डेबिट होगा। कह रहा है टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस, मान लो कि बिजनेस का जो टोटल एसेट्स है वो 180 है और नेट वर्थ इज कितना है 50,000। तो कह रहा है कि आउटसाइड लाइबिलिटी कितनी होगी। तो हमको पता है कि अगर नेटवर्थ 50 है, नेटवर्थ का मतलब होता है कैपिटल, तो कैपिटल अगर आपकी 50,000 है और 1,80,000 आपका एसेट दिखा रहा है, तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस तो आपका वो आ जाएगा आउटसाइड लाइबिलिटी कि आपने कितना बोरो किया हुआ है बाहर से। तो 130 आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा है अ चेक ऑन विच टू पैरेलल लाइंस आर ड्रॉन इन लेफ्ट टॉप कॉर्नर इज कॉल्ड। तो ऐसे जब भी लेफ्ट पे टू पैरेलल लाइंस अगर आप ड्रॉ किए हुए हो तो उस अकाउंट को अकाउंट पे चेक कहते हैं। और आप चेक से रिलेटेड क्वेश्चंस बोल लेना, क्योंकि आपके में ना जो है फॉर्मेट दिया हुआ है चेक का, आप डेबिट नोट वगैरह सब देख लेना क्योंकि इन सबसे क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, क्या द पीरियोडिक टेबल ऑफ सेल्स रिटर्न जनरल इज पोस्टेड टू। तो सेल्स रिटर्न का कुछ भी अगर हो तो वो कहाँ पोस्ट होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट में ही पोस्ट होगा। कह रहा है कि कौन सा कंट्रा एंट्री नहीं है। तो कंट्रा एंट्री का मतलब होता है कि जो आपके बैंक और कैश दोनों को क्या करे, अफेक्ट करे। तो कैश डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में तो ये है, कैश विड्रॉ कर रहे हो बैंक से ये भी है, बट आप कैश विड्रॉ कर रहे हो फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। आप बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो, तो क्या आप उसको कैश बुक पे रिकॉर्ड करोगे? नहीं करोगे। क्यों करोगे कैश बुक में? तो इसमें ऐसा कहीं नहीं कहा है कि आपने बिजनेस से निकाला है, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्या है रेंट पेड इज। तो रेंट हमको पता है कि रेंट क्या होता है, हमारे लिए नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है और ये हमारे लिए एक्सपेंस की तरह होता है। कह रहे क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर शैल बी रिकॉर्डेड इन। तो अगर आप कोई भी परचेज कर रहे हो तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, और क्रेडिट परचेज कर रहे हो तो हमारे लिए ये क्या होता है, असेट्स होते हैं फर्नीचर। तो फर्नीचर को हम जनरल बुक में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि परचेज बुक में हम गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं। कह रहे थे सेल्स रिटर्न बुक ऑलवेज हैज। तो सेल्स रिटर्न जब भी आएगा तो उसका डेबिट बैलेंस होता है, ये सब आप लोग याद रखिएगा। कह रहा सेल्स ऑफ गुड टू राम फॉर कैश इज डेबिटेड टू। तो कह रहे कि अगर आप गुड सेल कर रहे हो राम को, किसके लिए, फॉर कैश के लिए, तो क्या एंट्री बनेगी, आपका कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ऑब्वियस सी बात है कि कैश हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटर्न ऑफ गुड बाय कस्टमर इज रिकॉर्डेड इन। तो कस्टमर के द्वारा अगर गुड रिटर्न किया जा रहा है तो वो आपके लिए क्या हो रहा है, सेल्स रिटर्न हो रहा है, क्योंकि आपने उसको सेल किया था। तो आप उसको किस में रिकॉर्ड करोगे, सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करोगे। कह रहा है टोटल ऑफ द सेल्स बुक इज पोस्टेड टू। कह रहा है कि जो सेल्स बुक का टोटल होता है उसको हम कहाँ पोस्ट करते हैं, तो उसको हम क्रेडिट ऑफ सेल्स अकाउंट में पोस्ट करते हैं। इसको हम कहाँ क्रेडिट करते हैं मतलब, तो उसको हम क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट पे। तो आप कह रहे हैं द बैलेंस इन पेटी कैश बुक की, जो बैलेंस होता है पेटी कैश बुक का वो हमारे लिए क्या होता है, असेट्स होता है। फेवरेबल है तो असेट्स है, और बैलेंस बचने का मतलब ये आप पहले से निकाल देते हो ना कि इतना पेटी के लिए वो करेंगे, तो अगर उसमें बैलेंस बच रहा है तो आपके लिए क्या है, असेट्स है। अब बात कर लेते हैं पासबुक की। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि पासबुक इज अ कॉपी ऑफ। तो पासबुक किसकी कॉपी है, बात करें कि पासबुक किसकी कॉपी होती है, तो ये कस्टमर अकाउंट की, कस्टमर जो भी अकाउंट बैंक में खोला होता है तो उसके लिए उसको पासबुक दिया जाता है, और पासबुक कस्टमर अकाउंट की कॉपी होती है। अब बात कर लें ओके ठीक है, अब बात कर लेते हैं अब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय। तो जो बैंक रिकॉन्सिलेशन होता है वो जो इसका भी अकाउंट होल्डर है जो भी वही प्रिपेयर करता है। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, अकाउंट होल्डर जो है वो प्रिपेयर करेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट अफेक्ट बैंक रिकॉन्सिलेशन। तो कह रहा है अगर आपका बैंक जो आपने चेक इश्यू किया था अगर वो डिसऑनर हो जा रहा है तो वो अफेक्ट करेगा। बैंक पे इंटरेस्ट आ रहा है अगर आपकी तो वो भी अफेक्ट करेगा। चेक नॉट प्रेजेंटेड, अगर आपने चेक इशू किया है तो आप अपने यहाँ तो उसको माइनस कर चुके हो, पर वहाँ पे अगर वो प्रेजेंट नहीं किया गया तो वहाँ से वो माइनस नहीं है। पर डिस्काउंट रिसिप्ट इसका बैंक से और कैश से कोई लेना देना नहीं है, तो ये
आपके रिकॉन्सिलेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। तो आप ये याद रखना कि अकाउंट होल्डर या अकाउंट ऑफ बिजनेस मैन, जो भी जिसका भी बिजनेस है, अकाउंटेंट ऑफ, अगर बिजनेस की बात कर रहे हैं तो अकाउंटेंट बनाता है बिजनेस का। अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स, अनफेवरेबल का मतलब होता है, तो देखो अभी क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, क्रेडिट बैलेंस और पासबुक का मतलब होगा कि आपके पास फेवरेबल बैलेंस है। डेबिट बैलेंस इन कैशबुक का मतलब भी होता है आपके पास फेवरेबल बैलेंस है, बट क्रेडिट बैलेंस इन कैशबुक का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, तो यही आपका अनफेवरेबल बैलेंस होगा। सेकंड आंसर विल बी राइट। अब कह रहा है कि अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम्स में, आप देखना क्या क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, तो क्रेडिट बैलेंस कैश बुक की बात करोगे तो ये क्या है, डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस इन द कैश बुक। ओके, आप इसको भी, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया, आप इसको कर लो पासबुक। ओके, तो क्रेडिट बैलेंस पासबुक ये अनफेवरेबल नहीं होगा, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक नहीं फेवरेबल होगा, फेवरेबल बैलेंस इन कैश बुक नहीं होगा, तो डेबिट बैलेंस इन पासबुक क्या होगा आपके लिए, अनफेवरेबल होगा। डेबिट का मतलब होता है आपने विड्रॉ किया है, तो ये आपका अनफेवरेबल हो जाएगा। कह रहा स्टेटमेंट which is used to reconcile the bank balance as per cash book and bank statement it is called। तो जब भी आप रिकॉन्साइल करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कि आपकी कैश बुक और जो बैंक पासबुक है वो वेरी क्यों कर रहे हैं, आप कौन सा स्टेटमेंट बनाते हो, तो वो जो होता है वो हमारा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में BRS बोलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बैंक स्टेटमेंट ऑल्सो कॉल्ड, बैंक स्टेटमेंट को आप क्या और कहते हैं, तो बैंक स्टेटमेंट को ही तो हम पासबुक कहते हैं, तो हमारा फर्स्ट आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, व्हेन चेक इज नॉट पेड बाय बैंक इट इज कॉल्ड, अगर चेक पेइंग बैंक के द्वारा मतलब पेड नहीं किया जा रहा है, कि मतलब वो बैंक जो है उस चेक को रिजेक्ट कर दे रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम डिसऑनर कहते हैं। उसमें कोई फॉल्ट होगा या जिस भी रीजन से अगर वो बैंक के द्वारा नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है तो उसको हम डिसऑनर होना बोलते हैं। कह रहा बैंक गिव्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू अकाउंट होल्डर, बैंक किस तरह के अकाउंट में आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देते हैं, तो करंट अकाउंट में आपको ऐसी फैसिलिटी मिलती है कि आप अपने जितना आपने डिपॉजिट किया उससे ज़्यादा आप विड्रॉ कर सकते हो। कह रहा है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है, तो जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है एक सेपरेट स्टेटमेंट होता है, ये बैंक स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता, ना ही कैशबुक का पार्ट होता है, ना ही किसी जनरल का पार्ट होता है, ये एक सेपरेट स्टेटमेंट होता है, तो इसको आप लोग याद रखना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कह रहा अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट मेनली प्रिपेयर्ड फॉर, तो जो हमारा बैंक रिकॉन्सिलेशन होता है उसको मेनली क्यों प्रिपेयर करते हैं, ताकि हमको ये पता चल सके कि जो भी हमारा बैंक बैलेंस है और जो भी हमारा कैश बुक और पास मतलब बैंक बैलेंस है कैश बुक और पासबुक में, वो दोनों क्यों नहीं वेरी कर रहे हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसी को जानने के लिए हम BRS बनाते हैं। कह रहे पासबुक ऑफ अकाउंट होल्डर इज अ कॉपी ऑफ, तो ये याद करना है कि जो भी आपका रिलेवेंट अकाउंट होता है बुक्स ऑफ अकाउंट और बैंक, तो उसी के लिए हम पासबुक, जो हमारा अकाउंट होल्डर होता है पासबुक उसकी कॉपी होती है, जो भी आपने अकाउंट बैंक में खोल रखे हैं और उसमें जो भी पैसा है। कह रहे द मेन पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, इसका मेन पर्पज क्या होता है कि आप फाइंड आउट करो कि क्या रीज़न है कि कैशबुक स्टेटमेंट और बैंक स्टेटमेंट आपका मैच नहीं कर रहा, उनके बीच में जो भी उनका बैलेंस है वहाँ पे आप डिफरेंसेस पा रहे हो, क्यों डिफरेंस हो रहे हैं। कह रहे फेवरेबल बैलेंस मीन्स क्या होता है, तो देखो फेवरेबल बैलेंस अब मैं आपको क्लियरली बता दे रही हूँ कि पासबुक की बात करेगा तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो फेवरेबल होता है, और डेबिट बैलेंस जो होता है वो अनफेवरेबल होता है। और कैशबुक में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, कैशबुक में कैश जो आपका डेबिट बैलेंस होता है वो फेवरेबल होता है और जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो अनफेवरेबल होता है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्रेडिट बैलेंस दे रहा है तो ये ओवरड्राफ्ट होगा, क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट मतलब कि पासबुक की बात करें तो ये हमारा सही हो जाएगा। एंड डेबिट बैलेंस इन कैशबुक अभी भी मैंने आपको ये दोनों क्लियर किया, तो हमारा दोनों में, तो हमारा जो फोर्थ है वो सही हो जाएगा कि बोथ सेकंड एंड थर्ड। ओके, अब बात कर लेते हैं कि चेक इशू किया गया है पर वो प्रेजेंट नहीं किया गया है, चेक इशू किया गया है बट वो प्रेजेंट नहीं किया गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम आउटस्टैंडिंग चेक बोलेंगे। ये कब, जब प्रेजेंट किया जाएगा, मतलब ये लाइबिलिटी है अभी तक क्लियर नहीं हुई है, अभी आपकी लाइबिलिटी बनी, जब वो प्रेजेंट करके अपने पैसे ले लेंगे तब आपकी जो ये आउटस्टैंडिंग चेक वाला वो है वो खत्म हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो कि 100 नंबर का है उसको करेंगे, और क्वेश्चन है कि अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय,
तो देखो, बैंक रिकॉन्सिलेशन इंटरनल ऑडिटर के द्वारा भी प्रिपेयर किया जा सकता है, बिजनेस अकाउंटेंट के द्वारा भी प्रिपेयर किया जा सकता है, बिजनेसमैन के द्वारा भी प्रिपेयर किया जा सकता है। तो ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 गो एंड सब्सक्राइब। अब कमेंट में कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि विंडो ड्रेसिंग क्या होती है, और आईएएस और आईसीएस था आई थिंक, वो क्या है, उनकी फुल फॉर्म क्या है, आईएफआरएस का फुल फॉर्म क्या है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।